हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 11 कवर करने वाले हैं। बाय मिस्टेक यहाँ पर 10 हो गया है। जो बाकी के टेस्ट हैं यानी कि 10 टेस्ट जो है उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इससे। यूपीपीसीएस एंड आरओ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। स्पेशली एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। 538 हो गई हैं आई थिंक पीसीएस के लिए, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पढ़िए, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करिए। बाकी यहाँ पर हम जितना आपके लिए कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली इससे आपको हेल्प हो रही होगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी? योर ऑप्शंस आर वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर है वेलेस्ली, क्योंकि वेलेस्ली को ही मार्क्विस की उपाधि दी गई थी, राइट। सो सबसे पहले जान लेते हैं क्यों दी गई थी। ओके। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1798 में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चीज़ को क्लियर कर लीजिए। और उसके परिणाम स्वरूप राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई टीपू सुल्तान की हार हुई थी। अभी बताती हूँ उस चीज़ को, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए ही वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि दी जाती है, ठीक है। ये रीज़न था। बात करती हूँ अगर वेलेस्ली की। इसका जो कार्यकाल था यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। ये कब से कब तक रहा था? 1798 टू 1805 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है। और इसी के कार्यकाल के दौरान अंतिम मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1798 में लड़ा गया था। उस युद्ध में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, टीपू सुल्तान ने फ्रांस की हेल्प ली थी, बट उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मारा गया वो उसमें, तो हार हो जाती है मतलब पूरे तरीके से, ठीक है। जिसकी वजह से ये इसमें वेलेस्ली की जीत मानी जाती है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसको मार्क्विस की उपाधि दी जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पता लगाइए। ओके। विद्रोह दे रखे हैं, विद्रोह के केंद्र यानी कि और उनके दमनकर्ता दे रखे हैं। किसने किसका विद्रोह दमन किया था वो बताना है हमें। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, मैच कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली का दमनकर्ता निकलसन था, कानपुर का कैंपवेल, झांसी का ह्यूरोस था, वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद का कर्नल नील था। सीक्वेंस में दे रखा है, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। देख लेते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी, यस, इट मीन्स सी इज़ करेक्ट आंसर, यस। और ऑप्शंस मैंने पूरे ऊपर पढ़ ही दिए हैं, तो यहाँ दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अग्र या फिर फॉरवर्ड नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? योर ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। देखिए, ये जो फॉरवर्ड नीति या फिर अग्र नीति थी, अग्रगामी नीति, इसका संबंध है लॉर्ड लिटन से, ठीक है। अब संबंध क्यों है, क्या है, वो जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 1876 में लिटन वायसराय बनकर के भारत आया था। उसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था, ठीक है। बात करते हैं अगर लिटन की। ये आपको बता दिया गया है कि 1876 में ये वायसराय बनकर आया था। और कब तक रहा था अगर इसकी बात करती हूँ तो 1880 तक ये भारत का वायसराय रहा था। बहुत से कार्य किए थे, बट अगेंस्ट ही किए थे, इंडिया के अगेंस्ट में ही किए थे, क्योंकि इसकी सोच ही ऐसी थी। इसकी सोच थी, मतलब ये साम्राज्यवादी सोच का था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य हमेशा यही रहता था कि जो भी इंडियंस हैं या फिर जिन लोगों के मन में इंडिया के प्रति थोड़ा भी प्रेम है या जो राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं, उनका उस भावना का दमन करना, इसका मेन उद्देश्य यही रहता था हमेशा कि राष्ट्रवाद की भावना को उसका दमन कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली इंडिया का भला तो चाहेगा ही नहीं, उसके लिए इसने बहुत सारे कार्य किए थे, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। दैट इज़ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, राइट, जो कि 1878 में पारित हुआ था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था, होता ये था कि उस टाइम पर इंडियंस भी अपने न्यूज़पेपर्स लाते थे, ठीक है, न्यूज़पेपर्स छापते थे और ब्रिटिशर्स भी छापते थे। होता क्या था कि जो भी
मान लीजिए कि कोई भी ऐसी पॉलिसी वो लोग लाते थे या इम्प्लीमेंट करते थे, तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए इंडियंस अपने अखबार में काफ़ी सारी न्यूज़ छापते थे, ठीक है। वहाँ उस पर नियंत्रण किस तरीके से लगाया जाए, वहाँ इसने अपनी बुद्धि लड़ाई और इसने ये एक्ट पारित किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि जितने भी पत्रकार हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सके इस चीज़ पर कि वो ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ ना करें। सिर्फ इतना उद्देश्य था उस एक्ट का, ठीक है। सो होपफुली क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले विचार कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बढ़ेंगे। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ओके, क्वेश्चन है कि इनमें से सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। ओके, देखिए 1937 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस ने ही उसको ऑर्गेनाइज करवाया था, शिक्षा से रिलेटेड था। उसके अध्यक्ष से जाकिर हुसैन, ठीक है। इट मीन्स ये तो रॉन्ग हो जाता है। उसका उद्देश्य यही था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर बी है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने शिक्षा पर वर्धा में, वर्धा जो है ये एक जगह का नाम है, ठीक है, वर्धा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाया था। इस सम्मेलन में पारित किए प्रस्तावों के अंतर्गत जितने भी उसमें मतलब प्रस्ताव पारित किए गए थे, उसमें आधार शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य यही था कि गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं था। ओके, तो देखिए सैंडर्स की हत्या में शामिल नहीं थे आपके सुखदेव, बाकी ये तीनों ही थे जिन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। रीज़न क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये था 1928 की बात है, 3 फरवरी से स्टार्ट करती हूँ मैं। 3 फरवरी 1928 से हम शुरू करेंगे कथा को, जो भी मैटर है, सॉरी फॉर दैट। तो उसमें क्या होता है कि 3 फरवरी को वो आया था, साइमन कमीशन का दौरा स्टार्ट हुआ भारत के लिए। तो इंडियंस काफ़ी अपोज में थे, अगेंस्ट थे टोटली, ठीक है। रीज़न क्या था, साइमन कमीशन से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट थे, काफ़ी सारे प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है। तो लाहौर में एक प्रदर्शन चल रहा था और उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, राइट। लाला लाजपत राय कर रहे थे। उस उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखना लाला लाजपत राय को ही जाना जाता है, ठीक है। तो वो नेतृत्व कर रहे थे उसका, उस प्रदर्शन का। तो वहाँ पर जो सहायक पुलिस कर्मी था या फिर पुलिस कप्तान कहूँ कुछ भी, तो वो सैंडर्स ही था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने एक ऑर्डर किया कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लाठीचार्ज कर दीजिए उन पर। तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उनकी मृत्यु होती है 15 नवंबर को। डेट एक एक याद रखना, 15 नवंबर 1928 को मृत्यु होती है, 3 फरवरी से मैटर शुरू हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आपकी एक आपका संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, राइट। तो उसमें 3 प्रमुख सदस्य थे, यही थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। इन तीनों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का दोषी माना था सैंडर्स को, ठीक है। माना क्या था, ऑब्वियसली वो थे, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्होंने 17 दिसंबर और 1928 में इसकी हत्या कर दी। ये रीज़न रहा था पूरे तरीके से सैंडर्स की हत्या के पीछे, जिसको सैंडर्स हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। डेट याद रखनी है आपको। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 17 दिसंबर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 17 दिसंबर को ही उसकी हत्या की गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वालों में से पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन के सहयोग के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की थी।
इस अखिल भारतीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस को प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? और ऑप्शंस आर एम.जी. राजा, आर्थर फ्रूम, या फिर हरि सिंह गौर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सी शंकरन नायर। तो उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये सी शंकरन नायर ही थे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है। साइमन आयोग के सहयोग के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन और काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो सी शंकरन नायर थे। बार बार मेरे मुंह से नारायण निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। देखिए, साइमन कमीशन की बात यहाँ पर हो रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपका। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। स्टार्टिंग होती है 1919 से, 1919 से शुरुआत करते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो उसको हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है, साइमन कमीशन है, तो इसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे हम। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं। उनमें काफ़ी सारे सुधार थे इंडिया के लिए। ठीक है। तो उनसे इंडियंस संतुष्ट नहीं थे, भारतीय संतुष्ट नहीं थे, उनके अपोज में थे। कुछ एक थे जिनसे ठीक है, हाँ चलो अच्छे हैं, बट कुछ एक में अपोज थे। तो इसके लिए उन्होंने बोला, ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, 10 साल बाद जो है इसमें हम कुछ सुधार करेंगे, इनको भी हम अपडेट कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ इसमें बदलाव कर देंगे जिससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा 10 साल बाद करने के लिए बोला गया था, बट 2 साल पहले ही, मीन्स टू से कि 8 साल बाद ही 1927 में साइमन कमीशन बनाया जाता है, यानी कि उसका गठन कर दिया जाता है। ठीक है। जिसमें 7 मेंबर थे टोटल। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ही ये गठन किया गया था इसका। जो इसके अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहली चीज़ क्या थी कि इसने काफ़ी सारे अपने अपने रूल्स लेकर के आए। ठीक है। अब रूल्स में एक दो बता देती हूँ। ठीक है। क्या क्या इनकी वो थी, मतलब कि रिकमेंडेशंस थी कि केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो, एक लचीला संविधान हो, ऐसे ही कुछ इनके रूल्स थे। बट इंडिया इसके टोटली अपोज था, जैसा कि मैं ऊपर अभी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने कि साइमन कमीशन के अपोज में इंडिया था। रीज़न उसका ये था बिकॉज उसमें जो भी 7 मेंबर थे उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। भाई, आप हमारे लिए रूल बना रहे हो, हमारे देश के लिए रूल बना रहे हो, वहाँ पर हमारा कोई मेंबर नहीं है, उसकी कोई एडवाइस नहीं है, सो हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे आप हमारे लिए रूल बना सकते हो ना? तो इस वजह से हमारा भारत पूरे तरीके से उसके अपोज में था, और इसी वजह से साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, याद हो तो आपको। तो काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट रहे थे। ठीक है। तो यही उसके आगे की कथा क्या है, कहानी क्या है, वो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता चुकी हूँ कि सांडर्स हत्याकांड हुआ था, इसके बाद ही हुआ था। ठीक है। तो साइमन कमीशन का क्या था रोल, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, पहला है समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक बलिया की सरकार अस्तित्व में रही। सेकंड है, मिदनापुर के तमलुक सरकार को जातीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूछा ये गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। ओके, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका, मिदनापुर की तमलुक सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा वो हम इसके एक्सप्लेनेशन से जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में बलिया तथा बस्ती, बम्बई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में तलचर तथा बिहार के कुछ हिस्सों में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। स्थापित स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक सतारा की सरकार रही, जिसका नेतृत्व नाना पाटिल ने किया था। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, कुछ समझाने वाला है नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। किसके नेतृत्व में जियाल रंग आंदोलन चलाया गया था? योर ऑप्शंस आर लाला लाजपत राय, चंद्र सिंह
गढ़वाली, हरिहर सिंह या फिर जदोनांग। ठीक है, तो ये जो आंदोलन चला था जदोनांग के नेतृत्व में चला था। ऑप्शन नंबर डी, जा से जियालरांग, जा से जदोनांग। वैसे मैं कभी बताती नहीं हूँ ट्रिक्स, लेकिन याद कर सकते हो इस तरीके से, है ना। दोनों के नाम जे से स्टार्ट है। नागाओं ने जदोनांग के नेतृत्व में जियालरांग आंदोलन चलाया। जदोनांग के बाद इस आंदोलन को रानी गैडिल्यू ने आगे बढ़ाया था। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखना। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछने की कोशिश करता है ना एग्जामिनर, तो वो ऐसे ही पूछता है कि इसको आगे किसने संभाला था, किसने इसको आगे बढ़ाया था, है ना, या फिर इससे पहले इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो याद रखने हैं आपको, ठीक है। हर तरीके से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। ओके, योर ऑप्शंस आर, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। ऑप्शन नंबर बी है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को वापस ले लेना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो खिलाफत आंदोलन का मेन रीज़न था ना, वो यही था कि खलीफा पर, एक सेकंड में तो ऑप्शन ही पूरा भूल गई। हाँ, अंग्रेज़ों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। करेक्ट जो रीज़न है वो यही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। ठीक है, देखिए इन शॉर्ट तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी इसको अगर पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ मैं डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। और ऑप्शंस आर आदित्य, परांतक, अपराजित या फिर विजयालय। ओके, करेक्ट आंसर है आपका परांतक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पांड्य नरेश ने चोल शासक परांतक के भय से श्रीलंका से सहायता मांगी। 915 ईस्वी में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। ठीक है, याद रखना नाम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि दोनों यूनानी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर मिस्र, अफगानिस्तान, भारत या फिर पश्चिमोत्तर। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि क्रमशः आरामाइक और यूनानी दोनों हैं। ये अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखित हैं, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्टी और आरामाइक लिपियों में लिखित हैं। ये फैक्ट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट आपका, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। ओके, ऑप्शंस है, सही बताना है आपको, केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। आई थिंक आपको आंसर दिख गया है, एम आई राइट? कोई बात नहीं, सी है करेक्ट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। उसके पास श्रेष्ठ सेना थी, इसलिए वह हर युद्ध में विजय प्राप्त करता गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सही सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। महाजनपद दे रखे हैं और उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है ये नहीं पता मेरे को। अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजधानी राजगीर थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए बी सी डी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
सारी राजधानियों के नाम मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं, तो यहाँ तो दोबारा पढ़ने का इट डजंट मेक एनी सेंस। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? योर ऑप्शंस आर यज्ञ, उच्चवर्ण, सिक्के या फिर कबीले। यानी कि द्विज वर्ड से किसको सॉरी यानी कि इनमें से किसको द्विज वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता था, इसका मेन मीनिंग यही है, राइट। तो देखिए उच्च वर्ण को द्विज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण होती थी, पहला था ब्राह्मण एंड दूसरा था क्षत्रिय, जिनको द्विज के नाम से जाना जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इसमें कभी शामिल नहीं किया गया, उनको हमेशा इनसे वंचित रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 पॉइंट आपके दिए गए हैं, थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और एल्यूमिनियम। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से विद्युत चालक काय के उदाहरण है या हैं? वाह, यह तो क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा। ऑप्शंस हैं आपके केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या फिर केवल 4। ओके, तो देखिए क्या पूछा गया है इसमें, विद्युत चालक के उदाहरण हैं, राइट। इन चारों में से ये बताना है आपको। देखिए मानव शरीर और एल्यूमिनियम है ना, ये दोनों ही विद्युत चालक के उदाहरण हैं। ऊपर वाले दोनों नहीं है, थर्माकोल एंड वायु दोनों नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको रोकने वाले हैं, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम विद्युत चालक है। मानव शरीर में भी बहुत अच्छा मानव शरीर भी बहुत अच्छे तरीके से विद्युत चालक को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत चालक है एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कारण है कि समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं? ठीक है, रीज़न क्या है वो बताना है। ओके, आपकी रीज़न है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, या फिर कपड़ों का समविन्यास यह भूमिका बनाता है, या फिर कपड़े की बुनाई यह भूमिका बनाती है, या फिर क्योंकि 2 परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है। ये बताना है हमें किसका रीज़न क्या है, यानी कि उष्ण आवरण ज़्यादा प्रदान करती है, आई थिंक ज़्यादा हीट प्रदान करती है, राइट। तो देखिए मेन रीज़न इसका ये है क्योंकि दोनों परतों के बीच में संपुटित वायु जो है एकत्रित हो जाती है, इस वजह से वो ज़्यादा हीट प्रदान करती है, यही इसका मेन रीज़न है। आई थिंक आपने अपनी डेली यूज़ में भी, डेली यूज़ तो नहीं मतलब कभी कभी प्रैक्टिकल इसको करके भी देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे सहायक है? ऑप्शंस हैं, यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है और एंजाइम क्रिया को नष्ट करता है, ठीक है। सही उत्तर हमें इसमें से चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण के बारे में बात कही गई है कि इनमें से परिरक्षण में कैसे सहायक हैं, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रशीतन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को कम कर देता है, यह खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया मुक्त नहीं करता है। अत्यधिक ठंड द्वारा जीवाणु तथा एंजाइम की क्रिया को रोका नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल घरेलू प्रशीतक के रूप में किया जाता है? योर ऑप्शंस आर नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेयॉन या फिर क्लोरीन। तो घरेलू जो इस्तेमाल किया जाता है घरेलू प्रशीतक के रूप में वो है आपकी फ्रेयॉन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फ्रेयॉन गैस का इस्तेमाल घरेलू प्रशीतक के रूप में कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दोनों समतापी जीव हैं। इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके केवल 1 और 2, 2 और 3, या फिर केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऊपर क्वेश्चन आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं चाहें तो। देखिए, ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है ना, ये स्तनपायी जंतुओं और पक्षियों से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, तो कुछ भी स्टेटमेंट देने वाली एक्सपेंशन देने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव अमोनिया, क्लोरीन, फास्फोरस। उपयुक्त में से किन गैसों का उपयोग बड़े पैमाने पर यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है? योर ऑप्शंस आर केवल 1 और 2, 2 और 3, 2, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3, 4। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किन गैसों का किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, केवल और कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव अमोनिया का ही यूज़ किया जाता है यूरिया उर्वरक उत्पादन में। बाकी क्लोरीन और फास्फोरस का कोई कार्य नहीं होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा द्रव अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न को याद रखने में सहायक है? वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B6, या फिर विटामिन ई स्वप्न को याद रखने में सहायक है। ठीक है, तो वो जो विटामिन है वो है आपका विटामिन B6, जो कि आपको आपके सारे ड्रीम्स को याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, विटामिन B6 स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। बहुत अच्छा विटामिन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल का कार्य मस्तिष्क में एड्रेलिन, नॉरेड्रेलिन तथा डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है? ऑप्शंस हैं टायरोसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, या फिर हिस्टीडीन। ठीक है, न्यूरोमीटर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, वो है आपका टायरोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। टायरोसिन अमीनो अम्ल का कार्य मस्तिष्क में एड्रेलिन एंड नॉर एड्रेलिन तथा डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। इसकी कमी से मनुष्य दुखी तथा सुस्त महसूस करता है। यह अमीनो अम्ल मानव शरीर की सतर्कता तथा ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 23, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? योर ऑप्शंस आर गर्भाशय, कार्प्स, ल्यूटियम, या फिर पुटिका, या फिर अग्नाशय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका पुटिका है। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स का स्राव जो है वो पुटिका से ही होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। इसका स्राव महिलाओं के अंडाशय में ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना नामक कोशिकाओं से होता है। यह हार्मोन मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतांत्रिक शासन में सभी निर्णय जनता द्वारा लिए जाते हैं, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं? बताइए, मोस्ट ऑफ द पीपल इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको इसका करना है। तो देखिए, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पॉलिटी से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, या फिर गुरुमुखी लिपि। ठीक है,
तो भारत की अधिकांश लिपियों की जो जननी है वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत की अधिकांश लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी करेक्ट करके। वैसे आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ गलत इसमें बताया होगा। कोई फैक्ट गलत नहीं है, सारे ही करेक्ट है। सो इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।